हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यह इस चैप्टर का 9वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 8 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हमने 8 पार्ट्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर क्लियर करवा चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हिमनदीय प्रक्रियाओं के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियल प्रोसेस। आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तरंगे व धाराओं के रूप में। हम इतनी सारे टॉपिक्स के अंदर हमने जाना कि जो लैंडफॉर्म जो क्रिएट होते हैं वो इन कारणों की वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्लेशियल प्रोसेस की हेल्प से किस तरह के हमें लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वेव्स यानी कि तरंगे और धाराओं की वजह से किस तरह के लैंडफॉर्म यानी कि किस तरह के यहाँ पर स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। चलिए फिर जानते हैं कि तरंगे क्या होती है, ये वेवलेंथ होती क्या है। देखिए, तटों पर निरंतर तरंगों के प्रभाव के कारण तटों पर अपर्दन व निक्षेपण की प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसके कारण तटों में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पर 2 शब्दों को जान लेते हैं। पहला है हमारा अपर्दन और दूसरा है हमारा निक्षेपण। देखिए, अपर्दन को हम यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन। समझे इरोजन होता क्या है। मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा पत्थर है। इस बड़े पत्थर को छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम अपर्दन यानी कि इरोजन बोलते हैं। अब ये जो अपर्दन है ये कई भागों में हो सकता है, जो कि मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस चैप्टर में आपको डीपली बता रखा है। तो यानी कि अगर हम मोटे तौर पर समझे तो अपर्दन का मतलब क्या है, एक बड़ी सी चट्टान को छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों में तोड़ना। ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं निक्षेपण को। निक्षेपण को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिपोजिशन। देखिए, होता क्या है, ये जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर है, इसको नदी द्वारा या फिर जल द्वारा या फिर वायु द्वारा किसी के भी माध्यम से इसको जब एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसको एक जगह पर डंप कर दिया जाता है, यानी इसको छोड़ दिया जाता है। जिस जगह पर इन सभी मटेरियल्स को, पदार्थों को छोड़ा जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं निक्षेपण बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक है। यानी कि कंकड़ पत्थरों को एक जगह पर रखना या छोड़ने को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण की प्रक्रिया यानी कि डिपोजिशन हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको ये 2 शब्द जानने की जरूरत थी। चलिए अब हम इस पूरे पैराग्राफ का हम यहाँ पर मतलब समझते हैं। देखिए, आपके सामने यह एक इमेज है, ये आपकी समुद्रीय तटीय रेखा है। ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि जो समुद्र की ये जो लहरें हैं, ये एकदम कॉन्टिन्यूसली ये इन पहाड़ों के ऊपर टकराती रहती है, इन चट्टानों के ऊपर ये टकराती रहती है, जिसकी वजह से इन चट्टानों का क्या होता है, अपर्दन होता है। ठीक है। अपर्दन आप समझते हो ना, कि एक बड़ी सी चट्टान को छोटे छोटे कंकड़ों में तोड़ना। जब इस पूरी चट्टान का जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब अपर्दन होता है, तो अपर्दन होने की वजह से इस पूरी जगह का क्या होता है, जो लैंडफॉर्म होगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे करके ये जो चट्टानें हैं ये यहाँ पर टूट रही है, जिसकी वजह से ये लैंडफॉर्म क्या होगा, चेंज होने को मिलेगा आपको। अब देखिए, होता क्या है कि जब इस पत्थरों को तोड़ा जाएगा और इसको एकदम बारीक कर दिया जाएगा पानी के द्वारा, तब होगा क्या, ये जो छोटे छोटे जो हल्के हल्के जो आप जो रेत के जो कण देख रहे हो, ये पानी क्या करेगा, इनको अपने साथ लेके कहीं और जगह चला जाएगा और किसी और किनारे पर क्या करेगा, ये पदार्थों को डिपॉजिट करेगा, यानी कि इसको क्या करेगा, निक्षेपण करेगा। ठीक है। अब देखिए, जहाँ पर ये पदार्थों का निक्षेपण करेगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, एक अलग तरह का लैंडफॉर्म वहाँ पर क्रिएट होगा। तो फिर यहाँ पर आपने फिर अगर हम यहाँ पर समझे तो फिर है क्या, तो देखिए भाई, अपर्दन से भी आपको अलग तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होने को मिलेगा, और जहाँ पर इन पदार्थों का निक्षेपण होगा यानी कि डिपोजिशन होगा, वहाँ पर भी लैंडफॉर्म का क्या होगा, एक अलग तरह से डेवलपमेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि चाहे वो अपर्दन की प्रक्रिया हो, ठीक है, चाहे वो अपर्दन यानी कि इरोजन की एक्टिविटी हो, या फिर वो निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन की एक्टिविटी हो, दोनों ही फॉर्म में क्या होता है, लैंडफॉर्म आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
जब समुद्र में तरंगे तटों पर टकराती हैं तो चट्टानों पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण चट्टानों में अपरदन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जब इसकी ये जो लहरें हैं, जब ये इन चट्टानों से जब टकराएंगी तो इस जो पानी का जो फोर्स होगा, इस पानी का फोर्स सबसे ज़्यादा इन चट्टानों के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इन चट्टानों का क्या होता है, अपरदन होता है, इन चट्टानों का इरोजन होता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझे तो देखिए, हो सकता है कि इस चट्टान के किसी भाग बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, और इसमें देखा होगा तो इसमें कुछ क्रैक्स भी होंगे। सबसे जो कमज़ोर पार्ट होंगे, सबसे कमज़ोर पार्टों का क्या होगा, सबसे पहले अपरदन होगा, और इस पहाड़ के जो सबसे जो एकदम जो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट है उनका सबसे एंड में क्या होगा, अपरदन होगा। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए, जब होगा क्या, जब इनका जब अपरदन होगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अपरदन की प्रक्रिया कैसी होती है कि चट्टानों को छोटे छोटे कंकड़ों में, छोटे छोटे महीन कणों में तोड़ देता है। अब ये जो महीन कण है, ये महीन कण पानी के अंदर कैसे हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से इन महीन कणों का एक जगह से दूसरी जगह में अपरदन तो होगा क्या कि जब ये महीन कण आपस में जब पानी के अंदर घुल जाएंगे तो इनका ट्रांसपोर्टेशन करना ज़्यादा आसान होगा, जिसकी वजह से निक्षेपण की प्रक्रिया भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। ठीक है। तो दबाव पड़ने के कारण चट्टानों में अपरदन देखने को मिलता है, जिसके कारण किनारों पर पानी में तलछट मिल जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर समझिए कि तलछट है क्या। जो मैंने अभी आपको कहा था, जब अपरदन होता है तो अपरदन किस रूप में होता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के रूप में होता है। इन्हीं छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को क्या कहा गया है, यहाँ पर तलछट यहाँ पर कहा गया है। और ये जो तलछट है, ये पानी के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से निक्षेपण की प्रक्रिया भी बड़ी सामान्य रूप से आपको देखने को मिलती है। किंतु सामान्य तरंगों की तुलना में सुनामी कम समय में तटों पर अत्यधिक परिवर्तन करती है। देखिए यहाँ पर जो तरंगों के माध्यम से यहाँ पर जो वेवलेंथ जो यहाँ पर क्रिएट होती है, जैसे कि जब आपने देखा होगा ना कि इसके अंदर समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, उन लहरों के माध्यम से अपरदन होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से होता है। अगर हम सबसे तेज गति की बात करें तो देखिए, जब सुनामी आती है तो एक बड़े मास लेवल के ऊपर उस जगह पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो फिर अगर हम सुनामी की बात करें तो सुनामी से तटों पर बहुत अत्यधिक, बहुत ही मास लेवल पे आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तरंगों के कार्यों के अतिरिक्त अगर हम तरंगों के कार्य को छोड़ दें, जैसे कि अभी हमने तरंगों के कार्य के बारे में पढ़ा, अगर हम इसको छोड़ दें तो तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों के ऊपर भी निर्भर करते हैं। यानी कि जो हमारी जो कोस्टल लाइन होती है, जो कोस्टल लाइन के ऊपर जो जितने भी तरह के हमें जो लैंडफॉर्म जो हमें जो देखने को मिलते हैं, और भी कारकों के ऊपर निर्भर करते हैं। उनमें से कारक कौन से हैं, तो देखिए, एक है स्थल व समुद्र तल की बनावट। इसमें देखो, इसमें ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत है नहीं। हमारा जो समुद्री तल होता है उसकी जो बनावट किस तरह की होती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का लैंडफॉर्म किस तरह का होगा, या फिर किस तरह का लैंडफॉर्म डेवलप होगा। इसको हम यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट जो है जिसके ऊपर लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, वो किस तरह से होता है, तो देखिए, या तो आप इसको समुद्रोन्मुख उन्मगन तट भी बोल सकते हो, या फिर जलमगन तट भी आप इसको बोल सकते हो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेदर द कोस्ट एमर्जिंग सीवर्ड और सबमर्जिंग लैंडवर्ड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल स्तर को स्थिर मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर इस लाइन में कुछ समझिए कि जब भी हम किसी लैंडफॉर्म के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो उस लैंडफॉर्म को समझने से पहले हम ये मान के चलते कि जो समुद्र का जो जल स्तर होगा, यानी कि जो सी लेवल होगा, हम इसको क्या मान के चलते हैं, स्थिर मान के चलते हैं। यानी कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जल स्तर बढ़ रहा है या फिर जल स्तर घट रहा है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं, बिल्कुल एकदम स्थिर अवस्था में।
तो फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे जो ओशन के अंदर जो लैंडफॉर्म है वो किस तरीके के होते हैं, तो उस सभी टाइप के लैंडफॉर्म को समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो पहला पार्ट आता है ऊंची चट्टानें, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई रॉकी कोस्ट। फिर दूसरा होता है हमारा निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक पार्ट को ही यहाँ पर समझेंगे, यानी कि ऊंचे चट्टानी तट को हम यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। चलिए फिर आइए समझते हैं ऊंची चट्टानी तट के बारे में। चलिए फिर, यह है हमारा ऊंचे चट्टानी तट। ऊंची चट्टानों के कारण तट रेखाएं अनियमित होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और फ्योर्ड तट बनते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को समझने से पहले हम कुछ शब्दों को हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहला शब्द होगा हमारा अवनमन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडेंटेड कोस्टलाइन। दूसरा शब्द हम जानेंगे कि फ्योर्ड तट क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फ्योर्ड तट होते कैसे हैं, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे इंडेंटेड कोस्टलाइन के बारे में। तो सबसे पहले समझे कि इंडेंटेड क्या होता है। इसकी हिंदी में मीनिंग होती है कुछ दांतेदार आकृतियाँ, ठीक है। जो इस तरह की ये जो आकृतियाँ होती है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दांतेदार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेंटेड, ठीक है। पहले तो आपने ये चीज़ समझ लिया। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इसका जो मतलब है वो सिर्फ एक शेप से नहीं है, बल्कि एक कोस्ट लाइन से है, ठीक है। देखिए आपके सामने ये एक तरह की कोस्ट लाइन है, जिसको हम बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन। देखिए इस तरह की ये जो कोस्ट लाइन होती है, ऊंची नीची कोस्ट लाइन होती है, ठीक है। और इसको, इस तरह की जो कोस्ट लाइन होती है, इसके अंदर बंदरगाह बनाने बड़े आसान होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी शेप ही प्राकृतिक रूप से इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि यहाँ पर बंदरगाह यानी कि पोर्ट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ अपने आप ही बहुत ज़्यादा सुगमित होती है। बहुत ही आसान यहाँ पर बंदरगाह बनाने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आशा अंतरिक्ष जैसे मार्ग होते हैं, जो समुद्री जो मार्ग होते हैं, वो यहाँ पर बड़े आसानी से बन जाते हैं। देखिए जैसे आप इसकी यहाँ की जो शेप देख रहे होंगे, ठीक है, जो इस तरह की ये जो शेप होती है, ये शेप अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर पोर्ट लाइंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो तटरेखाएं होती है ना, इस तटरेखा को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेड कोस्ट लाइन हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए अब हम इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं कि इंडेंटेड कोस्ट लाइन होती क्या है। ये तो मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिया कि जो उबड़ खाबड़ ये जो लाइन होती है, ये होती है इंडेंटेड कोस्ट लाइन। और मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में बता दिया कि जो इंडेंटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दांतेदार। दांतेदार कैसा होता है शेप, देखिए ऐसे शेप होती है दांतेदार, ठीक है। इस तरह की शेप को हम बोलते हैं इंडेंटेड। चलिए समझते हैं। इंडेंटेड कोस्टलाइन आर दोज दैट आर नॉट स्मूथ एंड हैव कट्स और इंडेंट्स अलोंग देयर लेंथ, देयरबाय लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड क्रीक। देखिए जो इंडेंटेड जो लाइन होती है, ये बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होती है, क्या होती है, काफ़ी खुरखुरी होती है। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और देखिए इस तरह के जो आपको जो कट्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं कट्स की वजह से जो जलमार्ग होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि जो बंदरगाह होते हैं, यहाँ पर इस तरह के जो शेप्स होते हैं, यहाँ पर बंदरगाह बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, बहुत जल्दी डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पोर्ट्स के लिए इस तरह के शेप काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे लिए। तो इंडेंटेड कोस्ट लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए फिर अब हम यहाँ पर एक शब्द को समझ लेते हैं, फ्योर्ड। अब देखिए ये जो फ्योर्ड है, मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। देखिए ये होता है फ्योर्ड। मैंने आपके सामने जो इमेज दी हुई है, इसको फ्योर्ड बोलते हैं। और इस फ्योर्ड की खास बात क्या होती है, देखिए ये जो आप जो पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच में से एक नदी मार्ग सी गई गुजरी होती है, लेकिन ये नदी नहीं होती, बल्कि समुद्र का ही पार्ट होता है। और ये एंड में जाकर के एक बड़े से समुद्र के अंदर मिल जाती है। इसी तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर फ्योर्ड बोलते हैं।
चलिए फिर आइए समझते हैं इसके डेफिनेशन को कि हम क्या पढ़ रहे थे, ऊंची चट्टानी तट हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है, ऊंची चट्टानों के कारण तट रेखाएं अनियमित होती है। देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे जो समुद्र के जो किनारे होते हैं उसकी जो चट्टानें होते हैं वो कोई एक जैसी नहीं होती बल्कि अनियमित होते हैं, इरेगुलर होते हैं। कहीं पर ऊंची जगह देखने को मिल जाती है, कहीं पर नीची जगह देखने को मिल जाती है ना। चलिए फिर तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं। देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि इंडेंटेड कोस्ट लाइन कैसी होती है। अब देखिए होता क्या है कि जब तटरेखाएं जब बहुत ज़्यादा अवनमन होती है यानी कि बहुत ज़्यादा इंडेंटेड होती है, इंडेंटेड बोले तो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, इस तरह की ऊबड़ खाबड़ होती है, तो ऐसी अवस्था में क्या बनते हैं, हमारे फ्योर्ड तट बनते हैं। फ्योर्ड तट बोले तो देखो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट क्या बहुत ही ज़्यादा आड़ा टेढ़ा पार्ट है। ठीक है, और इस वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पर आपको एक तरह की वाटर बॉडी आपको देखने को मिलेगी। इसी वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फ्योर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस वाली इमेज में भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। देखिए वो तो मैंने आपको मैप में दिखाया था। अगर आप सामने से फोटो देखोगे, पास से फोटो देखोगे तो पहाड़ों के बीच में आपको कुछ इस तरह की वाटर बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं फ्योर्ड, हम यहाँ पर बोलते हैं। मैंने आपको इमेज में, पास की इमेज में दिखाया। और देखिए अगर आप मैप में देखेंगे तो आप इस वाले पार्ट को आप क्या बोल सकते हो, इस वाले पार्ट को आप फ्योर्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर उम्मीद है कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेंटेड कोस्ट लाइन क्या होती है, फ्योर्ड आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर ऊंची चट्टानें तटों पर समुद्र की लहरें लगातार टकराती रहती हैं, जिसके कारण उन चट्टानों के जो सबसे कमजोर हिस्से होते हैं उनका सर्वप्रथम अपरदन होता है। देखिए आपके सामने ये एक इमेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिफ, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब समुद्री तटरेखा के सामने इस तरह की जब चट्टानें होती हैं तब होता है क्या है कि जो समुद्र के अंदर ये जो लहरें होते हैं वो लगातार इसको हिट करते रहते हैं। ठीक है, लगातार हिट करने की वजह से इन चट्टानों के अंदर क्या पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, और क्रैक्स पड़ जाने के कारण इसमें जो सबसे जो लूज पॉइंट होते हैं उन लूज पॉइंट्स को क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। ठीक है, जब समुद्र की लहरें जब लगातार इससे टकराएंगी तो लगातार इसके टकराने से इसके अंदर क्रैक्स पड़ेंगे और जो लूज वाला जो पार्ट होगा वो अपने आप ही टूट के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा अपने आप। इनका अपरदन यानी कि इरोजन इसका हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और उस क्षेत्र का आकार एक भृगु यानी कि क्लिफ में बदल जाता है। तो देखिए होता क्या है कि स्टार्टिंग में पहले ये इस तरह की चट्टानें नहीं होती है। समुद्री रेखा पर ये जो यहाँ पर ये जो लहरें जो बनती हैं, ठीक है, ये लहरें लगातार इसके पार्ट को काटती रहती हैं। इनका पार्ट का लगातार इन चट्टानों का अपरदन होता रहता है, जिसकी वजह से भृगु यानी कि इस तरह के क्लिफ यहाँ पर बन जाते हैं। अगर हम इस क्लिफ को देखें तो क्लिफ होते कैसे, ये बिल्कुल एकदम खड़ी चट्टानें होती है और ऊपर से बिल्कुल कैसे होती है, एकदम ऐसे फ्लैट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्लिफ यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भृगु यानी कि क्लिफ किसे बोलते हैं। सागरीय तरंगें धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को दूर कर देती है। देखिए जैसे कि हमने पहले कहा था कि भाई जो समुद्री तटीय रेखाएं होती हैं उनकी चट्टानें ऊबड़ खाबड़ होती हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नियमित नहीं होती है, हमेशा इरेगुलर होती है। लेकिन जब समुद्री रेखाओं पर जब ये धाराएं जब उठती हैं और इनका क्या करती हैं, अपरदन करती हैं, तो धीरे धीरे करके ये जो क्लिफ होती है ये क्या नहीं रह जाती, इरेगुलरिटी को दूर कर देती है। ठीक है, ये जो समुद्री धाराएं होती हैं इनको धीरे धीरे करके काटती हैं, छाटती हैं और इनकी अनियमितताओं को दूर कर देती है और सभी तटों को एक तरह करने की, एक जैसी लैंडफॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समुद्री भृगु से गिरने वाले छोटे छोटे मलबे अपर्दन हो जाता है तथा लहरों द्वारा उसका दूर स्थान पर निक्षेपण कर दिया जाता है। चलिए फिर इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो समुद्र के अंदर जो लहरें होती हैं वो लगातार इन चट्टानों से टकराती रहती हैं, जिसके कारण इन चट्टानों के कुछ भाग का अपर्दन हो जाता है, जिसके कारण भाई देखिए अपर्दन होगा तो अपर्दन का मतलब क्या होता है, यानी कि चट्टानों को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। ठीक है, जब ये चट्टानें छोटे छोटे भागों में टूट जाएंगी तो ये पानी के अंदर ये कुछ कंकड़ पत्थर घुल जाएंगे, तो कुछ जल की शक्ति इतनी होगी कि इन सारे मलबे को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेंगी, डिपॉजिट करेंगी। ठीक है, यानी कि इन पदार्थों का, इन छोटी छोटी चट्टानों का क्या किया जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर समझते रहिए कि पहले इस पूरी चट्टानों को तोड़ करके अब इन चट्टानों को छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, अब इन छोटी छोटी कंकड़ पत्थर को क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा और यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। जहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा उस जगह को हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे इसको। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे निक्षेपण। चलिए अब देखिए, अब आपने इतना समझ लिया, अब आएगा दूसरी तरह का प्रवाह आएगा, यानी कि दूसरी तरह की वेवलेंथ आएगी। इस वेवलेंथ को हम बोलते हैं लॉन्ग शोर करंट, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वेलांचली प्रवाह। अभी देखिए, अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ पर भृगु, ये जो यहाँ पर क्लिफ है, इसको छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के माध्यम से इस क्लिफ का अपर्दन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। अब इस मलबे को समुद्र किनारे पर निक्षेपित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि मान के चलिए पॉइंट ए है, इस जगह से तो क्या करा, चट्टानों का अपर्दन करा, और अब निक्षेपण क्या होगा, बी जगह पर, यानी कि किसी और किनारे पर जगह का अपर्दन होगा। और ये अपर्दन कौन करेगा, ये करेंगी वेलांचली प्रवाह, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्ग शोर करंट। ठीक है, ये करंट इस पूरे मलबे को एक जगह से दूसरी जगह पे निक्षेपित कर देगा। ठीक है, जिससे वहाँ पुलिन यानी कि बीचेस बन जाएंगे। ठीक है, आपने देखे होंगे कि बीचेस किस तरह के होते हैं, इस तरह के बीचेस होते हैं। इसको मान के चलिए कि यह है पॉइंट बी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि पॉइंट ए से यहाँ से मलबे का क्या करा गया, यहाँ से किया गया अपर्दन, और इसको इस अपर्दित जगह से यहाँ पर इस दूसरे पॉइंट पर क्या कर दिया गया, इसको निक्षेपण कर दिया गया, जिसकी वजह से इस तरह की क्या बनती है, इस तरह के हमें बीचेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे सारी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझे, अभी मैंने एक शब्द का नाम लिया बार, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रोधिकाएं बोलते हैं। समझिए कि यहाँ पर रोधिकाएं क्या होती हैं। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियाँ होती हैं, और जब यह रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती है तो इन्हें बैरियर्स बोलते हैं। यहाँ पर एक इमेज है, देखिए, ये जो आपको ये जो इमेज देखने को मिल रही है ना, ये जो इमेज जो देखने को मिल रही है, ये जो लैंडफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, ये पहले से ही होता है जब ये पानी के अंदर होता है, यानी कि जब ये इस जल के अंदर होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, रोधिकाएं बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये जो रोधिकाएं हैं, ये जब ये पानी के ऊपर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये देखो, ये जो आपके ये जो ऊपर ये जो लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है, तो इस लैंडफॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है जी, फिर से समझ लीजिए, जब ये बार्स, जब ये रोधिका जब ये पानी के अंदर होती है, इस वाटर बॉडी के अंदर होती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, रोधिकाएं बोलते हैं। जब ये इनके ऊपर दिखाई देते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, बैरियर्स बोलते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं स्पिट। स्पिट क्या होता है, ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो उसे स्पिट बोलते हैं। इसका मैं एक आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आप इसको यहाँ पर जल्दी अच्छे से समझेंगे कि स्पिट क्या होता है। देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, देखिए ये जो आपका ये जो बैरियर वाला ये जो पार्ट है, जब ये किसी एक मुख्य बिंदु से, जब ये किसी एक मुख्य
स्रोत से जब ये बिल्कुल एकदम टच हो रहा हो, देखिए ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से बिल्कुल टच होने की स्थिति में, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पिट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला जो बड़ा वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, बैरियर आइलैंड बोलेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि जब पानी के अंदर होंगे तो वो बार्स होते हैं, और जैसे वो पानी के ऊपर आते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, बैरियर्स बोलते हैं। स्पिट क्या होते हैं, ये जो मुख्य बिंदु होते हैं, जब ये मुख्य जो क्षेत्र होता है, जब ये इन बैरियर लैंड के बिल्कुल एकदम नज़दीक होते हैं तो इन वाले पॉइंट्स को हम बोलते हैं स्पिट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब हम जानते हैं लगून। ये लगून क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कि आपने बैरियर को समझा, स्पिट को समझा, वैसे ही लगून होते हैं। देखिए लगून क्या होते हैं, एक बहुत बड़ी आकृति होती है, इस आकृति को हम लगून बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने ये है, ठीक है, आपके सामने ये जो एक बहुत बड़ा जो आप ये जो लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है, इस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं, लगून हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। तो फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तरंगे व धाराएं ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका हम यहाँ पर दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, यानी कि हम इसको पढ़ेंगे, देखिए ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी वीडियोस को देखने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।